दोस्तों, भागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो दोस्तों, हम लगातार प्रतिदिन रीट 62,000 को लेकर लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट के कंटिन्यूज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैथ साइंस प्लस में साइंस, लेवल सेकंड के लिए साइंस और फर्स्ट के लिए मैथ और सेकंड के लिए भी मैथ। कंटिन्यूज वीडियो इस चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। और हमारी टीम का और हमारा यही उद्देश्य है कि जितना भी हम अपने दोस्तों का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का जितना भी स्वागत, जितना भी हेल्प कर सकें उतनी क्या है कम है। इसी उद्देश्य के साथ हम कंटिन्यूज आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। तो दोस्तों, ये रीट के साथ साथ तमाम जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उन सभी में साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और ख़ास तौर पर आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए तो तमाम एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने एक पूरा टॉपिक 3 लेक्चर के अंदर, 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए है। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में हम दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, रेट 62,000, और यहाँ आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो मेरे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनको मैं बता दूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परमाणु संरचना। आज हम बात करेंगे कि परमाणु क्या होता है, और इसके अलावा परमाणु मॉडल कौन कौन से थे उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने नियम बताए। कुछ सैद्धांतिक थे, कुछ दार्शनिक थे, कुछ वैज्ञानिक थे। तो हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम परमाणु की बात करते हैं तो एक दार्शनिक विचारधारा आती है, और वो दार्शनिक विचारधारा दी थी महर्षि कणाद ने। सबसे पहले एक दार्शनिक विचारधारा आती है। ये दार्शनिक विचारधारा देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद। ये वैज्ञानिक विचारधारा नहीं थी, दार्शनिक विचारधारा दी गई थी। इन्होंने क्या बताया? तो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि आप जब भी ये साइंस की क्लास देखो तो आपके पास कॉपी और पेन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैंने जो हेडिंग के थ्रू पढ़ाने का सिस्टम अपनाया है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका मैटर भी कंप्लीट हो और आपको एक्सरसाइज करने का भी टाइम मिले। इसलिए हमने मेन महत्वपूर्ण टॉपिक और प्लस में जो भी महत्वपूर्ण जो भी ऐड करनी है वो हमने ऐड की है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ताकि आप साथ साथ में इसको नोट भी करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो क्या बताया महर्षि कणाद ने? ये दार्शनिक विचारधारा थी। इन्होंने कहा कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। ये महर्षि कणाद ने कहा था कि आप पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। जैसे दोस्तों, आप सभी के पास पेन होगा। आप पेन को तोड़िए, सबसे पहले 2 भाग होंगे, फिर उसके 2 भाग करोगे, 4 2 भाग हुए, उसको फिर तोड़ोगे, 4 भाग हो जाएंगे, फिर आगे 8 भाग हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको आगे आप तोड़ नहीं सकते। जहां आप आगे तोड़ नहीं सकते वही आपका क्या है, परमाणु। यही कहना था किनका? महर्षि कणाद का, जो एक दार्शनिक विचारधारा थी। उसके बाद परमाणु के बारे में 2 वैज्ञानिक डेमोक्रेटिस और ल्यूसिप्स के द्वारा बताया गया। इन्होंने कहा, इन्होंने भी यही बोला था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। डेमोक्रेट्स
और ल्यूसिप्स ने क्या बोला कि परमाणु जो है वो कैसा कण है, अविभाज्य कण है। ये बोला था डेमोक्रेट्स और ल्यूलिप्स ने। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो अविभाज्य कण है ये बना होता है एटम से। एटम्स किससे बना होता है दोस्तों, एटम से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले ये जो लैटिन शब्द है एटम्स, परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था। लेकिन ये भी एक, हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैज्ञानिक प्रतिपादन नहीं थी, इसको भी हम दार्शनिक के अंदर ही ऐड करेंगे। तो अभी तक दोनों विचारधारा हमने दार्शनिक की देखी। दोनों ने कहा परमाणु अविभाज्य है, एक ने कहा परमाणु को आगे तोड़ नहीं सकते, एक ने कहा ये जो लगभग जहां आगे अविभाज्य हो जाता है उसको एटम बोलते हैं। तो परमाणु को एटम के रूप में सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है डेमोक्रेट्स और ल्यूसिप्स। अब हम चलते हैं आगे। आगे दोस्तों जब आप देखोगे तीसरे जो हमारे साइंटिस्ट विचारधारा के व्यक्ति आए जिनका नाम था, आप सब परिचित होंगे, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी के अंदर परमाणु सिद्धांत दिया और वो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी। वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कण परमाणुओं से बने होते हैं। पदार्थ जो होंगे वो छोटे छोटे कण परमाणुओं से बने होते हैं। ये पहली स्टेटमेंट इन्होंने कहा। दूसरी बात कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है जिसको न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते। ये भी विचारधारा इनकी थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता दोस्तों और न इनको नष्ट किया जा सकता। इन्होंने आगे बताया कि परमाणु जो है वो एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक तत्व, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि तत्व क्या होता है, और टोटल अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है एक ही तत्व के परमाणु। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, एक तत्व है ये, इसके जो परमाणु होंगे वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। एक तत्व के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन के परमाणु लेने हैं तो क्लोरीन के परमाणु क्या है, समान है दोस्तों। तो ये परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु सेम होते हैं। जैसी इसकी क्वालिटी है वैसी क्या है, इसकी क्वालिटी है परमाणुओं का। उसके बाद कहा कि अगर भिन्न भिन्न तत्व आ जाए तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी क्या होंगे, गुण द्रव्य में भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग तत्व है। जैसे मान लो यहाँ आपसे पूछे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु के गुण द्रव्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे दोस्तों, देखने से पता चल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि अगर भिन्न भिन्न तत्व जुड़ रहे हैं परमाणु तो वो एक पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे दोस्तों। अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को आपस में जोड़ रहे हो तो वो एक निश्चित अनुपात में पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। जैसे दोस्तों हमने HCl के परमाणु को जोड़े, यह हाइड्रोजन का परमाणु है, ये Cl का परमाणु, इसको जब जोड़ोगे तो ये बनेगा HCl। ये एक पूर्ण संख्या में जुड़ेगा। जैसे इसका मान 1 है, क्लोरीन का क्या है 17 है, तो ये एक क्या है, पूर्ण संख्या में ये जुड़ने वाला है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे। इसके अलावा परमाणुओं का संयोजन व वियोजन हो सकता है। संयोजन का मतलब क्या है, परमाणुओं को जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, या हाइड्रोजन का परमाणु, दोनों परमाणु जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन के परमाणु बन जाएंगे, संयोजन हो गया। परमाणुओं का क्या किया जा सकता है, वियोजन किया जा सकता है। मान लो NaCl का एक पूरा परमाणु आपके पास है, NaCl नमक का। अब आप इसको क्या किया आपने, NaCl प्लस में Cl, 2 अलग अलग परमाणुओं में क्या कर दिया, वियोजन कर दिया। तो परमाणुओं का संयोजन भी किया जा सकता है और परमाणुओं का वियोजन भी किया जा सकता है। ये सब बात बताने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन, जो वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर परमाणु सिद्धांत 1818 में दिया था। जब ये डाल्टन ने सिद्धांत दिया था तो इनका ये मानना था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है, ये इनका मानना था। लेकिन आगे जब धीरे धीरे और चीजों की खोज हुई तो ये पता चला कि परमाणु से भी छोटे कण और होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये अपरमाणविक कणों की आगे खोज हुई, लेकिन डाल्टन तक सबसे छोटा भाग परमाणु था
उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद नाभिक की खोज की गई और नाभिक के द्वारा छोटे छोटे और कण पार्टिकल आए। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। आज तो आपको भी पता होगा फर्मियोन और बहुत 10 की घात -15 तक छोटा कण आ चुका है, लेकिन उस समय कितना था, परमाणु ही छोटा था डाल्टन के समय। उसके बाद विद्युत विसर्जन नलिका क्या होती है? विद्युत विसर्जन नलिका दोस्तों एक कांच की नलिका होती है। इस तरह से बेलनाकार कांच की नलिका होती है। एक लंबी कांच की नलिका जिसके दोनों सिरों पर धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यहाँ पे एक धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, इधर भी एक धातु का क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। इससे एक निर्वात पंप जोड़ा जाता है। यहाँ एक क्या लगा देते हैं, निर्वात पंप को जोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा नलिका में दाब, ये निर्वात पंप क्या करता है, दाब को घटा सकता है और दाब को बढ़ा सकता है। प्रेशर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, और इसके द्वारा नलिका में निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या हुआ, विद्युत विसर्जन नलिका एक कांच की नलिका जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और यहाँ निर्वात पंप लगाया जाता है जो प्रेशर को कम कर सकता है और बढ़ा सकता है। ये क्वालिटी होती है निर्वात नलिका। क्यों पढ़ानी पड़ी मुझे? निर्वात नलिका के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी दोस्तों, खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। कैसे की इन्होंने? तो मैं आपको बता दूं, जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु के इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की, तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाती है। और उस प्रयोग के द्वारा जे थॉमसन ने एक नए अपरमाणविक कण की खोज की जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है दोस्तों नेगेटिव का होता है, और होता कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -90 कूलम। ये इस पर क्या होता है, चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके बाद देखते हैं कि इस तरह से जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की जब इन्होंने खोज की तो जे थॉमसन ने यह भी देखा कि किरणें जो थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। किरणें जो थी कैथोड से एनोड। कैथोड क्या होता है दोस्तों? कैथोड होता है नेगेटिव पार्टिकल कण। कैथोड जो होता है नेगेटिव पार्टिकल कण होता है। तो इन्होंने देखा कि किरणें जो थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। जो किरणें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है उन किरणों को कैथोड किरणों के नाम से जाना जाता है। तो ये कैथोड किरणें क्या होती है, इसकी कई बार प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गमन करती है। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से प्रभावित होती है। कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है और कैथोड किरणें द्रव्य किरणें भी होती है और विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से क्या होती है, प्रभावित होती है। जब ये किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है। आयनित तो करेगी क्योंकि इसमें नेगेटिव कण है, तो जब भी ये गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप जो वॉइस है उस पर ध्यान रखें और साथ में अगर नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए है, बिल्कुल निःशुल्क है और इसका एंजॉय करें। और बहुत अच्छा, एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार वीडियो को देखिए, समझ जरूर आएगा। क्योंकि ये जो रीट 62,000 की वैकेंसी है आगे भविष्य में 2 साल 3 साल बाद कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। तो ये हमारे पास गोल्डन चांस है इस बार जॉब लगने का और मैथ साइंस में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटॉन की खोज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हमने कर ली है, अपरमाणविक कणों की खोज हो रही है।
प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की? गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटॉन की खोज 1886 में की गई थी। तो उन्होंने इस किरण की खोज, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, और होता कितना चार्ज? 1.6 गुना 10 की घात -90 प्लस के, इतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। तो इन्होंने धन किरणों के आधार पर इसकी खोज की थी। जिस तरह से कैथोड किरणें थी लगभग एनोड किरणें वैसी है, इसको एनोड किरणें भी बोल देते हैं। तो ये किरणें क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गमन करती है। ये जो कैथोड एनोड किरणें हैं, जिनको धन किरणें भी बोलते हैं, ये धन किरणें जो है वो प्लस से माइनस की ओर गमन करती है, सीधी रेखा में होती है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से प्रभावित होती है, और ये भी एक प्रकार की द्रव्य किरणें हैं, और इनका भी द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात की, पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा आपको, लेकिन दोस्तों वही बात है, पीडीएफ जरूर उपलब्ध होगी, लेकिन ये जो हेडिंग है वही पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, इसलिए आप साथ में नोट करोगे तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। थॉमसन प्रतिरूप 1898 ईस्वी में थॉमसन ने अपना एक प्रतिरूप दिया, थॉमसन मॉडल कह सकते हैं, और इसी थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इस मॉडल के द्वारा ही परमाणु का साइज दिया गया था, जो आज तक 2022 तक वही है, आगे चेंज हो तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इनके द्वारा परमाणु साइज दिया गया था 10 की घात -10 मीटर। इन्होंने कहा था परमाणु का साइज कितना हो सकता है? 10 की घात -10 मीटर तक हो सकता है परमाणु का साइज। किस मॉडल के द्वारा आया? थॉमसन प्रतिरूप मॉडल 1898, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं, इसको केक मॉडल भी बोलते हैं। क्या बताया इन्होंने? सुनिए गौर से। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक तरबूज का उदाहरण लिया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से तरबूज में उपस्थित बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन, आप देखते हैं कि दोस्तों तरबूज के, त्रिभुज अलग है, तरबूज जो खाने के काम आता है, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, उन बीजों को इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला। जो तरबूज था इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल बीज लगे हुए थे, इन बीजों को इन्होंने किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और जो ये गोल भाग था बार वाला, इसको इन्होंने किसका नाम दिया? धन भाग दिया। इसका नाम इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, धन भाग नाम दिया। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि तरबूज का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है, और उसके अंदर बहुत सारे बीज लगे होते हैं, जिनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। किसने? प्लम पुडिंग मॉडल, केक मॉडल, थॉमसन मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने परमाणु का साइज दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है दोस्तों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, जो 1911 ईस्वी में दिया गया। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1911 में दिया। इन्होंने क्या किया? 100 नैनोमीटर, दोस्तों 100 नैनोमीटर, या इसको लिख सकते हैं 10 की घात -7 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 10 की घात -9 होता है। तो 100 नैनोमीटर बराबर कितना होगा दोस्तों? 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। या तो 100 नैनोमीटर बोल दीजिए, या 10 की घात -7 मीटर बोल दीजिए। क्या लिया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? हीलियम के नाभिक कण, कई बार वहां पर स्वर्ण कण भी लिखा होता है, हीलियम के नाभिक कणों की बौछार की। क्या किया? हीलियम के बहुत सारे नाभिक कण लिए, और इधर पीछे जिंक सल्फाइड का क्या लगा दिया? पर्दा लगाया, और यहां से किरणों को छोड़ना, इस पर गिराना शुरू कर दिया। किसने? रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने देखा कि अधिकांश कण बिना विक्षेपण हुए सीधे ही निकल गए।
अधिकांश जो कण थे, जैसे ही इस पर गिराया गया स्वर्ण की पन्नी पे, हीलियम के नाभिक कण या इसको अल्फा कण भी बोलते हैं, इनको जब इन पर गिराया गया तो अधिकांश कण तो सीधे निकल गए। कुछ कण जो थे वो 90 या 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। एक कण जो सीधा नाभिक से यहां ये बीच वाला बिंदु था, इसका अभी तक नाभिक के बारे में पता नहीं था किसी को भी। तो इन्होंने देखा कि एक कण जो है वो यहां इस बिल्कुल इसके बीच से टकराया, वो कण आगे न जाकर पीछे वापस चला गया। 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 के कोण से विक्षेपित हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर पुण्य मार्ग लौट गया, जहां से आया था उधर ही वापिस लौट गया एक कण। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि भाई यहां कुछ ना कुछ तो है। एक कण आया, वापिस टकराया और वापिस लौट गया। बाकी कुछ कण जो थे 90-120 पर विक्षेपित हुए और कुछ कण थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से इन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले परमाणु के बारे में, रदरफोर्ड साहब ने। तो इन्होंने क्या रिजल्ट निकाले हैं? इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जहां से नाभिक जो कण थे हीलियम के वो डायरेक्ट निकल गए। तो इन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इन्होंने कहा कि एक भाग ऐसा है जहां पर परमाणु का अधिकांश भाग, ये परमाणु है उसका अधिकांश भाग यहां केंद्रित होता है, बीच में इस परमाणु के सेंटर बिंदु में केंद्रित होता है। और इसी को इन्होंने किसका नाम दिया? नाभिक का नाम दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा हुई थी। और परमाणु की नाभिक की खोज के साथ साथ इन्होंने परमाणु की नाभिक का साइज भी बताया, 10⁻⁻15 मीटर। जी हां, सुनिए, 10⁻⁻15 मीटर। पहले हमारे पास परमाणु मॉडल आया था, उसमें परमाणु का साइज था। यहां दोस्तों किसका साइज है? नाभिक का साइज है, कंफ्यूजन नहीं होना। और इन्होंने कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हमें, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ताकार कोष, जो परमाणु के ये कोष होते हैं, इस तरह से ये कोष होते हैं परमाणु के, ये परमाणु के कोष है दोस्तों। तो इन्होंने ये परमाणु के कोष बताए हैं। तो ये कोष या कक्षक बताए। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है लगातार परमाणु के चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाते रहते हैं ये। और परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं, इसको क्या नाम दिया इन्होंने? कक्षक या कोष नाम दिया। इनको क्या बोलते हैं? कक्षक या कोष होते हैं। अब इस कक्षक या कोष में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसके बारे में नील्स बोर ने बताया था। लेकिन इन्होंने ये जरूर बता दिया था कि ये जो परमाणु है जहां इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, इसको कक्षा या कोष कहते हैं। तो इन्होंने, मैंने पहले भी बताया, एक स्टेप आप डिनोट कर सकते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य में छोटे से भाग नाभिक में केंद्रित होता है, और इसी को इन्होंने नाभिक नाम दिया। और नाभिक का साइज बताया 10⁻⁻15 मीटर दोस्तों। और इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में तेज गति से चक्कर लगाते हैं। और इन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था? कक्षक या कोष का नाम दिया। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों धनावेशित नाभिक व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होते हैं। इन्होंने कहा, भैया यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने क्या बोला हमें। इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये नाभिक है, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये जो नाभिक है यहां पर p और n कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव कण होता है और यहां पॉजिटिव होता है नाभिक। तो नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव कण है और ये पॉजिटिव है, इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। अब मान लो ये जो नाभिक है इसका आकर्षण बल ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर धकेल लेगी।
और अंदर धकेलेगी तो परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा, परमाणु तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इसका जो अंदर धकेलने का काम है वो नहीं होता। परमाणु एक निश्चित कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या रीजन बताया इन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है तो इसके अंदर एक अभिकेंद्रीय बल और लगता है। अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ एक बल और लगता है। यह अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो आकर्षण बल को क्या करता है, संतुलित करता है। इसके अलावा परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। इसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। टोटल जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब दोस्तों इनका मॉडल भी विफल हो गया था। कुछ हद तक ये मॉडल काफी फेमस मॉडल है, लेकिन इन्होंने ये नहीं प्रूव करवाए कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तो वो चक्कर लगाते रहते हैं तो त्वरण के कारण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेंगे, जिससे कि ऊर्जा में लगातार कमी होगी। वह इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। मतलब ये नोट करके आप लिख सकते हो कि इनकी कमी का मेन कारण यही था कि धन आवेशित नाभिक के चारों ओर, धन आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमता ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, घूमता ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे ऊर्जा में लगातार कमी होगी, जिससे ऊर्जा में लगातार कमी होगी। वह इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा परंतु स्थायी नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर परमाणु इसमें नाभिक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो परमाणु स्थायी नहीं होगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल कुछ हद तक विफल हो गया। लेकिन इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमें बताई। कंटिन्यूज वीडियो देखने के लिए